जैन साथियों, आइए इस क्लास में हम यदुवंशियों की गौरव गाथा को पढ़ा जाए। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि यदुवंशियों की जो ये जन्मभूमि थी वो मथुरा थी, लेकिन ये मथुरा से पूरे भारत में फैले और उन्हीं जो भारत के कोने कोने में यादव राजवंशों की स्थापना हुई, उन्हीं राजवंशों में से एक था राष्ट्रकूट राजवंश। मित्रों, यादवों की इस विशाल साम्राज्य के बारे में इस क्लास में चर्चा की जाएगी। साथियों, राष्ट्रकूट राजवंश का जो उल्लेख मिलता है वो दक्षिण भारत में मिलता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रकूट राजवंश का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में। और ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतदुर्ग था। दंतदुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रारंभ में मयूरखिंडी थी, बाद में अमोघवर्ष ने जो है वो मान्यखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया। साथियों, आपको बताना चाहेंगे मान्यखेत का एक अपना अलग गौरव गाथा। आज वहां पे उनके खंडहर, वहां की विरासत या विदेशी यात्रियों द्वारा जो लिखे गए वृत्तांत थे, ये सब यादवों के उत्कर्ष, यादवों की एक गौरव गाथा का गुणगान करते हैं। साथियों, इसी संजन ताम्र लेख, यहाँ से यादवों के राष्ट्रकूट राजवंश का एक स्पष्ट प्रमाण मिलता है। यदुवंशी राजवंश का प्रमाण कहाँ से मिलता है? संजन ताम्रपत्र लेख, ये जो है ये अमोघ वर्ष के शासनकाल में लिखवाया गया था, खुदवाया गया था। ऐसी जानकारी इतिहास में मिलती है। अब हम राष्ट्रकूटों के प्रमुख जो राजवंश थे या जो राजा थे, हम जरा उनकी चर्चा कर लें। इनमें दंतदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय। साथियों, ये इतने राजवंशों का उल्लेख मिलता है। दंतदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष और कृष्ण तृतीय, ये राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख क्या थे? शासक थे। अब एक एक पॉइंट पे हम थोड़ा सा इनके बारे में एक एक पॉइंट की बात कर लें, जो जहां से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, जो रोचक बातें हैं। दंतदुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। मित्रों, ध्यान रखेंगे, दंतदुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार करके हिरण्यगर्भ दान यज्ञ का आयोजन किया। यानी कहने का मतलब दंतदुर्ग शासक था जिसने उत्तर भारत पर भी आक्रमण किया। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, पर्वत को काटकर। साथियों, बताना चाहेंगे कि राष्ट्रकूट जो राजवंश के शासक थे, ये मुख्यतः शैव मतानुयायी थे, शिव जी की पूजा किया करते थे। ऐसे में कैलाश मंदिर को अगर या राष्ट्रकूटों की गौरव गाथा देखना हो तो आप कैलाश मंदिर एलोरा पहुंच जाइए और वहां जाके कैलाश मंदिर को देखिए। आपको लगेगा कि वास्तव में अभी वहां भी उनके प्रमाण स्पष्ट हैं, जीवित हैं। उनकी गौरव गाथा वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ध्रुव के समय में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जारी हुआ। साथियों, कन्नौज शहर के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यह ध्रुव के समय में शुरू हुआ था और ध्रुव इस त्रिपक्षीय संघर्ष में उस समय विजेता भी हुआ था। उसके बाद गोविंद तृतीय के समय में श्रीलंका विजय की तुलना जो है मित्रों, जो ये शासक गोविंद तृतीय था, ये हमको लगता है राष्ट्रकूट राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसके समय में संपूर्ण भारत ही नहीं जीता गया था, बल्कि श्रीलंका और जावा सुमात्रा यानी दूर के जो है द्वीपों को भी जीतने का काम राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। साथियों, अमोघ वर्ष जो इस राष्ट्रकूट राजवंश का जो सबसे यूं कह लीजिए प्रतिभाशाली शासक था, जिसके दरबार में विद्वान निवास किया करते थे। युद्ध की तो बात ही अलग है, अभी हम चर्चा करेंगे। अमोघ वर्ष के समय में अमोघ वर्ष संजन ताम्रपत्र लेख, इसमें एक संजन ताम्रपत्र लेख पे एक वर्णन मिलता है कि उस समय जो है राष्ट्रकूट राजवंश में क्या हुआ था, एक भीषण अकाल पड़ा था और इस अकाल से निपटने के लिए अमोघवर्ष ने अपनी अंगुली काटकर लक्ष्मी को चढ़ा दिया था। ये थे ऐसे सपूत थे हिंदुस्तान की धरती पर, जिन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपने शरीर के अंगों को काटकर दान कर दिया। ये अपने आप में कहीं बहुत बड़ी बात है मित्रों। उसके बाद इनके दरबार में विदेशी यात्री सुलेमान आया। इनके दरबार में कृष्ण अमोघ वर्ष के दरबार में अब अमोघ वर्ष के दरबार मित्रों जिनसेन, आदि पुराण, महावीराचार्य गणित सार संग्रह, ये दोनों विद्वान जो है ये जैन मतानुयायी माने जाते हैं। किसके दरबार में? अमोघ वर्ष के दरबार में निवास किया करते थे। उसके बाद शकतायन जो है अमोघ वर्ष का
क्या था, ये दरबारी कवि था। ये भी कहाँ पे, ये अमोघ वर्ष के दरबार में निवास करता था। साथियों थोड़ा सा हम और चर्चा करेंगे। देखिए अबू जेहाद अल मसूदी जैसे विदेशी लेखक राष्ट्रकूट राजवंश की क्या किए थे, यात्रा किए थे। यहाँ की गौरव गाथा को लिखने का काम विदेशी, विशेषकर मुसलमान जो यात्री यहाँ आए थे, वो हिंदुस्तान की गौरव गाथा के विषय में काफी ढेर सारी जानकारी हमको प्रदान करते हैं। साथियों सबसे बड़ी बात एक और बता दें आपको, यानी राष्ट्रकूटों के समय में जो दक्षिण भारत विदेशी यात्री आए या मुसलमान आए या और कोई जैन बौद्ध, यानी सब, यानी सर्वधर्म समभाव की दृष्टि थी किसकी, राष्ट्रकूट राजवंशों की। ये समस्त ऐसा नहीं था कि ये शैव मतानुयायी थे तो केवल शिव जी की पूजा किया करते थे, नहीं, ये सब धर्मों को एक समान दृष्टि से देखने का कार्य किया करते थे। तो ये यादवों की गौरव गाथा आपको राष्ट्रकूट राजवंश में देखने को मिल जाएगी। जय हिंद साथियों।